देखो, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में देखो, वहां पर क्या होता है, हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं करिकुलम पे, राइट। ये बात मैं आपको बताता हूं, हम करिकुलम पे बहुत फोकस करते हैं। क्या है ये सिलेबस है, इतने महीने में पूरा करना है, इतने महीने में हो जाएगा, इतने महीने में जो है आप कर लोगे। और आपका भी पर्पस क्या होता है, हम अगर अपने एजुकेशन सिस्टम, ईमानदारी से अपने एजुकेशन सिस्टम को आप देखते हो, तो आप देखते हो कि इसमें क्वालिटी से कहीं ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस होता है। आप ध्यान रखिएगा कि गुणात्मकता से ज्यादा मात्रात्मक तरीके से जो है वो तैयारी होती है। यानी किसी भी तरीके से कि आप डिग्री हासिल कर लो, नौकरी जॉब के लिए जो है एक्सेप्टेड हो जाओ, बट वो जो एक इंटरेस्ट डेवलप करना, आपकी पर्सनालिटी को लेकर आना। अभी आपने कल देखा दिल्ली में कि सरकार ने कहा कि अब हम राष्ट्रभक्ति के कोर्सेज को 1 घंटा हम देंगे अपने स्कूलों में। आज आजादी के 75 सालों बाद आपको ये बात दिमाग में आ रही है कि हमारे करिकुलम में हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो बच्चा है, वो राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म को सीखेगा। राष्ट्र लोगों से बनता है, लोग भावनाओं से बनते हैं, और जब ये एक साथ इकट्ठा होती तभी राष्ट्र जाता है। आज 75 साल बाद आपको होश आ रहा है कि राष्ट्र के लोगों को राष्ट्र की धरोहर के बारे में बताया जाना चाहिए। तो तुम कहां से अपने आप को एक नेशन, अपने आप को एक राष्ट्र कह सकते हो? तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, माइक्रो लेवल, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहा जाता है। और हमारी शिक्षा पद्धति में इन चीजों का बहुत ज्यादा इनपुट नहीं के बराबर है। यानी यहां पर हम फोकस करते हैं कि बस हर आदमी भागता दौड़ता रहता है। तो होता क्या है कि जब आप प्रिपरेटरी लेवल से होकर नहीं गुजरते, प्रिपरेशन लेवल होता है। जैसे आप फॉरेन में जाओगे, येल यूनिवर्सिटी में जाओगे, आप ऑक्सफोर्ड में जाओगे, आप जो है दुनिया भर की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटीज में जाओगे, तो वहां क्या होता है, आपको प्रिपरेटरी लेवल पे लेकर जाते हैं। यानी आपके काउंसलर्स होते हैं, आपसे काउंसिल करते हैं, आपके जो पार्ट्स वीक होते हैं उसको आपको टाइम दिया जाता है कवर करने के लिए, तब आपको मेन कोर्स में जो है वो एंट्री कराई जाती है। तभी जब उनको बेहतरीन ब्रेन मिलता है और उसका नतीजा देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट इन्हीं के पास है, इनके प्रोफेसर्स को नोबेल प्राइज सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलते हैं। तो उन्होंने उसको बनाया है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या, अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, आर्ट वाला, साइंस वाला, कॉमर्स वाला, सबको एक जगह बिठाओ। अब उसको पढ़ाया जा रहा है, आर्ट वाले को जो है वो साइंस का सब्जेक्ट, साइंस वाले को आर्ट का सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ह्यूमैनिटी का, और बेचारा प्रिपरेशन लेवल पे आया ही नहीं। नतीजा क्या होता है, आफ्टर सम टाइम साइंस वाले को, अरे यार हिस्ट्री अपन के समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। कॉमर्स वाले को साइंस अपने समझ में नहीं आ रही, साइंस वाले को बोल रहा है, या जो आर्ट बाकी वाले हैं उनकी जो हालत ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत सी ज्यादा जो है वो हमारे सामने दिक्कतें आ जाती हैं ऐसी कंडीशन में। तो यहां पर जो कॉन्सेप्टर बैच है मैंने इस तरह बनाया है उसको, कॉन्सेप्टर बैच में बहुत ध्यान से समझें कि सबसे पहले मैं लेवल 1 पे लेकर जाता हूं, डायरेक्टली मैं कोर्स पे नहीं भेज रहा था। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको प्रिपरेशन लेवल पे लेकर जा रहा हूं, प्रिपरेटरी लेवल, जहां पर मैं अभी आपकी माइंड की कंडीशनिंग कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आप स्टडी के साथ साथ एक बार हम जाएंगे। आपने मेरा स्टडी मेथड देखा, आपने मेरी कल कहानियों का मेथड देखा कि कैसे मैं कहानियां कहता हूं, और मैंने कहानियों के माध्यम से मैं जो है वो इकोनॉमिक्स, मैं एनवायरमेंट जैसे मोस्ट डायनेमिक टॉपिक को भी मैं कहानियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ जोड़ता हुआ पढ़ा सकता हूं। दैट इज नॉट वेरी बिग डील। बिग डील कहां आती है, आप अपने स्टडी का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेरा माइंड भटक रहा है, इसका मेजरमेंट तुम कैसे करोगे? मैं टाइम मैनेजमेंट, इसका मेजरमेंट कैसे पढ़ोगे? मन नहीं लग रहा है, याद नहीं हो रहा, इसका कोई मेजरमेंट है? आप कोई भी आप मेजरमेंट कर सकते हो कि 20 में से 10 चैप्टर मैंने पढ़ लिया, मैंने 50% मेरा कोर्स खत्म हो गया। आप इजीली मैनेजमेंट कर सकते हो, आप मेजरमेंट कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट कि सर मेरा मन नहीं लग रहा, कितना परसेंट नहीं लग रहा है, ये भी आप नहीं बता सकते। तुम्हारे अंदर परेशानी, किसी दिन तुम उदास हो गए हो, क्यों उदास हो आप नहीं बता सकते। तो ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिसके बारे में हमें पहले से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। अब जैसे एक बच्चे ने लिखा, सर पढ़ने का बहुत मन करता है लेकिन नेगेटिव विचारों में खो जाते हैं, पता नहीं चलता, अगले दिन फिर वही होता है, यही कई महीनों से हो रहा है, कि बताइए क्या करें। दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब जरा अपने पापा से ये बात कह के देखना, ठीक है बेटा, जो ये आपने मुझे लिखा अपने पापा से कह के देखना, अपने भैया से कह के देखना। बेवकूफ कहेगा, पढ़ने लिखने मन नहीं लगता है तो जो है नौटंकी कर रहा है, बहाने ढूंढ रहा है, यही बात सीधे आपसे कही जाएगी। पर आपके दिमाग के अंदर क्या चीज चल रही है, कौन सी चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस विटामिन की कमी है, क्या स्ट्रेटजी में दिक्कत है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सो कॉन्सेप्टरी बैच इज ऑल अबाउट टू फाइंडिंग ऑल द टॉपिक्स, दैट इज स्टडी, स्ट्रेटजी, टेक्निक्स एंड स्किल्स। ठीक है, मैं इसके साथ आपके साथ बात करता हूं, यानी आप पूरी तैयारी के साथ इस युद्ध में उतरें और जो देश का सबसे बेहतरीन युद्ध में इसमें विजेता बन के निकलें। दैट्स व्हाई आई टेक टाइम, दैट्स मैंने इसको 2 साल का बैच रखा। इसका कारण सबसे बड़ा यही था कि मैं आपको पहले बेसिक प्रिपेयर करना चाहता हूं। जैसे कई बच्चों ने कहा, सर ज्योग्राफी आप शुरू कर रहे हैं, कब शुरू कर रहे हैं? क्योंकि वो इस चीज के बारे में जानते हैं, मुझे उन पर कोई बहुत ज्यादा उन पर गुस्सा भी नहीं आता, क्योंकि वो इसी तरह से जानते हैं कि हम आज स्कूल में गए, आज टीचर ने कहा चलो पहला चैप्टर खोलो,
हमने पहला चैप्टर खोला, बोलो चलो अध्याय प्रथम शुरू करते हैं। हमने अध्याय प्रथम शुरू किया, हमने रुक के पूछा नहीं सर हमें क्यों पढ़ा रहे हो तुम। कितने आप में बच्चे थे जो पहली क्लास में इस तरह के और उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, खासतौर पे जो हिंदी माध्यम से सरकारी स्कूलों से पढ़कर आए होंगे, उनके टीचर ने कभी कहा कि बेटा आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका पर्पस ये है आपकी लाइफ में जो इससे ये चेंज आएगा, आप इसको अपनी लाइफ में यहां इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसा कभी हुआ था आपके साथ, या सीधे हुआ कि चलिए आज हम पहला चैप्टर देखेंगे, पहला चैप्टर खोलिए, आपने पहला चैप्टर खोला, चलिए लिखिए भाई फलाने फलाने ऐसे होता है, और आप भी लिखते रहे। आपको लगा अभी कौन सा एग्जाम आया है, मार्च में एग्जाम होगा, देखा जाएगा, तब तक हम लिख लेंगे, तब तक समझ लेंगे। ऐसे ही हुआ था ना आपके साथ। तो आप आज क्यों दोष दे रहे हैं कि आज जब आप कंपटीशन में जा रहे हैं तो आप पिछड़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा था कि एजुकेशन हमेशा पर्पस के साथ होती है, शिक्षा हमेशा उद्देश्य परक होती है। शिक्षा व्यक्ति को एक उद्देश्यहीन से कभी भी आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसकी सबसे खास बात होती है। और उद्देश्य प्रश्न पूछने से तय होता है कि मैं कहां जाना चाहता हूं और मेरे कहीं जाने का पर्पस क्या है। तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, इसीलिए मैंने बहुत लंबे समय तक इस पर अपना बहुत ज्यादा दिमाग लगाया और कॉन्सेप्टेड बैच की शुरुआत की, जहां पर अभी देखिए आप, मैं पिछले कुछ दिनों से अगर आपको याद होगा तो मैं आपको विभिन्न विधियों से परिचित कराता चला जा रहा हूं। सिलेबस क्या है, डायरेक्शन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, बहुत सी चीजों के साथ आपका परिचय हो रहा है। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा शायद अभी कोर्स शुरू नहीं हुआ, बट कोर्स शुरू हो चुका है। मैं आपको प्रिपरेशन लेवल में लेकर जा रहा हूं। कई ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा ईगर, जो मेरे साथ मुझ पर विश्वास करते हैं, उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया। वो 2 पेज डायरी के डेली लिख रहे हैं। वो मुझे जो है वो अपना जो मैंने उनको न्यूज़पेपर में टॉपिक बताया था वो मुझे फोटो खींचकर भेज रहे हैं। उनका काम चल रहा है, वो मेरे पास आ रहा है। कुछ ऐसे हैं जो शायद अभी बैठे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, हम ज्योग्राफी कब पढ़ना शुरू करेंगे। तो उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेंटल कंडीशनिंग के बिना आप किसी चीज को एब्जॉर्ब नहीं करोगे। एक दिन ऐसा भी आएगा आप कहोगे यार ज्योग्राफी खत्म हो गई, मैं कब शुरू होऊंगा। आप ये भी प्रश्न पूछोगे और डेफिनेटली पूछोगे सर वो ज्योग्राफी खत्म हो गई, सर वो समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग को प्रिपेयर नहीं करोगे इस बड़ी लड़ाई के लिए, इस बड़े सेगमेंट के लिए, तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। राइट? तो इसी तरह से हम लोग जो बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्टर बैच का बेसिक फंडामेंटल यही है। क्या होगा इसमें? लेवल 1 में मैं आपको इसके जो एनसीईआरटी और एनआईओएस, ठीक है, बहुत ही एक एक पॉइंट को, एनआईओएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग नहीं जानते कि एनआईओएस क्या होता है और इसके जो है फंडामेंटल्स क्या होते हैं। हम ज्यादातर टाइम एनसीईआरटी में उलझे रहते हैं। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही जो है वो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसके साथ साथ मैं आपको स्किल्स के साथ लेकर जाऊंगा। ये सारी स्किल्स के साथ आप महारत होते जाएंगे। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता, आप समझ जाएगा आप स्किल्स के जो है मास्टर होते चले जा रहे हैं। आप जितनी नई चीजें सीख पाएंगे, जितनी अंदर की कमियों को निकालते चले जाएंगे, उतना ही आपके अंदर प्योरिटी आती जाएगी, और जितनी प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी उतना ही आसान होगा आपका लगातार सक्सेस की तरफ जाना। इसके साथ साथ जैसे जैसे लेवल 1 कंप्लीट होगा, इसमें फंडामेंटल 5 यानी 5 सब्जेक्ट्स को मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, 5 सब्जेक्ट को कवर कराने के साथ साथ आई विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल। फिर जैसे ही 1 साल पूरा होगा मैं आपको लेवल 2 पे लेकर जाऊंगा। लेवल 2 अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि अब आप तैयार हो चुके हैं। अब हम बात डिबेट पे करेंगे, अब हम बात मेंस पे करेंगे, हम एस्से पे करेंगे, हम आंसर राइटिंग के डेप्थ में जाकर बात करेंगे, हम आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में इंटरव्यू को इंट्रोड्यूस कराएंगे। यानी अब जब आप फर्स्ट लेवल में कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को आप हाईयर लेवल पढ़ेंगे। अब आपको पता होगा कि इसका बेसिक्स तो मेरा तैयार है, अब मुझे इसको एडवांस लेवल में तैयार करना है। आपकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है। मैं इसका साइंटिफिक एग्जांपल दूं कैसे होता है ये, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। याद करिए, थोड़ी देर मेरे साथ याद करिए कि आप जब हाई स्कूल बोर्ड में थे, याद है आपको 10th के बोर्ड में थे, तो उस समय पूरी दुनिया में सबसे कठिन चीज क्या लगती थी? मुझे ईमानदारी से जो है वो एक जो है एग्जांपल देना, मैं तुम्हारे दिमाग के साथ तुम्हें कनेक्ट कर देता हूं। जब आप जो है वो 10th क्लास में थे और बोर्ड था, उस समय चारों तरफ बोर्ड है, जो मेहमान भी आते थे, अच्छा इस साल तो तुम्हारा बोर्ड है। अगर मान लीजिए आपने टीवी देखते हुए पा गए, आपको क्रिकेट खेलते हुए पा गए, तो ऐसे बोलते थे इस साल तुम्हारा बोर्ड है ना, इस साल तुम्हारा बोर्ड है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, ठीक है, तुम खाना खा रहे हो, तुम जिंदा हो, तुम्हारा बोर्ड है। इस तरह बात करते थे ना सब लोग, जब रिश्तेदार आते थे ऐसे तो बोलते थे तुम्हारा बोर्ड है। तो मतलब क्या करूं, बोर्ड है, मुंह पे कालिक पोत लूं, बोर्ड है मेरा, ऐसा दिखाते थे कि चलो दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम। और हमें भी फील होता था इस साल मेरा बोर्ड है। सब होली खेल रहे होते थे, मार्च का महीना याद है, और आप इस साल मेरा बोर्ड है, आप पढ़ रहे होते, भले चाहे आपका खिड़की खोल खोल के मन है, जोर जोर से आवाज आती थी तो आप जो घूम देते थे, लेकिन क्या करें, पूरे समाज ने कह रखा है कि इस साल बोर्ड है, आप घर कमरे के बाहर ही नहीं जा सकते, आप अछूत हो चुके हैं इस तरह बुरी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे ही तो होता था, क्लियर है, ऐसे ही होता था ना। लेकिन अब दूसरी बात, जब आप 12th बोर्ड में आए, मैं फिर से कहानी को दोहरा रहा हूं, जब आप 12th बोर्ड में आए, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस समय दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम कौन सा था, 10th का बोर्ड
या 12th वाला? ठीक है, आप 10th में आपके हाथ पैर कांपते होंगे, ठीक है, आपको लगता होगा अरे बाप रे बहुत टफ है, बहुत टफ है, ठीक है। लेकिन जब आप 12th में आए या जब ग्रेजुएशन का एग्जाम देने लगे तो आपको लगा अरे, अब कोई मान लो 10th का आपका छोटा भाई बहन मिल गया, अरे यार तुम यार ये तुम इसको नहीं पढ़ पा रहे हो यार, ये तुमसे मैथ्स नहीं लग रही है, तुमसे यार ये फिजिक्स नहीं हो रही है, तुमसे बेसिक सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, बोर्ड नहीं क्रॉस करोगे तो कैसे काम करेगा। सबसे टफ जो मैं तो 12th का दे रहा हूं, देख रहे हो, तुम्हें कैलकुलस पढ़ना है, ये टेक्नोमेट्री में तुम फंसे पड़े हो, तुम्हें जो है त्रिकोण में नहीं आती, तुम्हें अलजेब्रा बेसिक नहीं आती। मेरा देखो मैं कैलकुलस कर रहा हूं, ठीक है, मैं जो है वो इतना टफ जो है वेन डायग्राम सॉल्व कर रहा हूं, 12th के बोर्ड से ज्यादा टफ कोई दुनिया में कोई चीज नहीं है। फिजिक्स का देखिए कितना वॉल्यूम बढ़ गया, केमिस्ट्री का कितना वॉल्यूम बढ़ गया, सब्जेक्ट जो है मेरे कितने टफ हो गए। तो आप 10 वाले को ज्ञान बघार रहे थे कि नहीं बघार रहे थे? ईमानदारी से बताइएगा। 10th वाले को, अरे 10th के बोर्ड में कुछ नहीं होता है, 12th का बोर्ड टफ। तो आपको लगता था कि 12th के बोर्ड से ज्यादा दुनिया में संसार में कोई कठिन एग्जाम नहीं है। ऐसा ही हुआ था, ठीक है। और आप जो है जाके 10th वाले को ज्ञान बघारने लगे। क्यों? इसका पीछे साइकोलॉजिकल कारण होता है। जब आप किसी भी चीज को ग्रेजुअली सीखते हैं, याद रखिएगा, जब आप धीरे धीरे लेवल बाय लेवल चलते हैं, तो जो लेवल आप अटेन कर लेते हैं, जो लेवल आप एक्वायर कर लेते हैं, वो लेवल आपको आसान लगने लगता है। कॉन्सेप्टर में मैंने इसी चीज का प्रवेश किया और आप इसका मुझे जवाब देंगे कि मैं बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, आपके जीवन के अनुभव से निकलकर आना चाहिए, हो सकता है उजान गलत बोल रहा हो। आप मुझे बताइए कि ऐसा हुआ था कि जब आप 12th के बोर्ड में गए तब आपको 10th वाला आसान लगने लगा था, लेकिन जब आप 10th में थे तो आप नाखून चबाते थे, आपको पूरी दुनिया ऐसे नजरों से देखती है, अच्छा इसका बोर्ड है तो ये तो सांस भी नहीं ले सकता इस बार, ऐसे लोग बात करते थे ना, ठीक है। तो इसी तरह की बात हुआ करती थी हर समय, सबकी नजरों में आप चढ़े, आप समाज में खिलखिला के हंस नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते, कोई बात नहीं कर सकते, खेल नहीं सकते, क्योंकि आपका बोर्ड है। क्लियर है? डन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम, अब जरा मेरी बात को मैं कंक्लूड करने तो मुझे, अगर हम अपनी पढ़ाई को लेवल्स में कन्वर्ट कर दें, यानी हमें पहला प्रिपरेटरी लेवल एक साथ, फिर हम एडवांस लेवल एक साथ अगर हम करें, तो हमारे सीखने की प्रक्रिया बढ़ जाती है। यानी वो चीजें हमें धीरे धीरे, जो चीज हमें आसान लगने लगती है, आसान क्यों लगती है? हमारा कमांड उस पर हो गया है, ठीक है, हमें आसान लगने लगती है। जब हम टफ में गए, हमने अपनी मानसिक क्षमताओं को और बढ़ाया। मनुष्य की क्षमताएं, जो मानसिक क्षमताएं होती है, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, उसको ट्रेन किया जा सकता है। तो जब हम गए, हमने कैलकुलस लगाना शुरू किया, हमने फिजिक्स लगाना शुरू किया, हमने मैकेनिक्स के क्वेश्चन लगाने शुरू किए, तो हमें जो ये वाला जो बेसिक जो था ऑप्टिक्स 10th क्लास को, हमें ईजी लगने लगी, क्योंकि हमने क्या किया, अपना लेवल बढ़ा लिया। तो ये जो कॉन्सेप्टर बैच का फंडामेंटल है, उसका कॉन्सेप्टर बैच का फंडामेंटल ही बेसिकली यही है कि आप इसमें लेवल्स को अपग्रेड करते हैं, लेवल्स को अप करते हैं, ठीक है। तो आप धीरे धीरे मेरे साथ लेवल्स टू लेवल सीखते हुए अब अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। यानी दोनों चीजें एक साथ चल रही होंगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका स्किल डेवलपमेंट और आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट। और एजुकेशन में भी मैंने लेयर्स के लेयर्स आपको दिखाई है कि आप धीरे धीरे एक एक लेयर को कवर करते हुए ऊपर की तरफ जाओगे। आज अगर मैं आपसे बात करूं, आपको पता होगा जो मेरा ईडब्ल्यूएस बैच का ग्रुप है बच्चों का, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। उसमें आपने देखा होगा हमारे स्टूडेंट, जो आपके कॉन्सेप्टर बैच के स्टूडेंट थे, जो फाउंडेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिन्होंने मुझे जून में जो है मई में ज्वाइन किया था, आपने देखा दीपशिखा, नाजिया, इन बच्चों के मैंने जो है वीडियोस डाले हैं। अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे तो आपने देखा होगा कितने डीपर टॉपिक। अभी मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था एनवायरमेंटल क्राइसिस का, आज उस बच्ची ने सुबह वीडियो बना के डाल दिया। वीडियो का मतलब हुआ उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, जिस पर वो जो मैं पढ़ाता हूं उसके वो वीडियोस बनाकर उस पर आर्टिकल्स लिखती है, उसको वॉइस रिकॉर्ड करती है और वो लोगों तक पहुंचा रही है। ये ओजांकियंस कर रहे हैं। और आप चाहेंगे तो आपने देखा होगा, मैंने वो भेजा था, आप लोगों ने वो वीडियो देखा था, ठीक है। आपको मैंने सुबह जो है शेयर किया था, दीपशिखा का वीडियो शेयर किया था, नाजिया का वीडियो शेयर किया था, वुमेन एम्पावरमेंट पे, एनवायरमेंटल क्राइसिस पे, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं उसकी वो वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक शिक्षित करने का काम करते हैं। और आश्चर्यजनक बात है कि ये गांव के बच्चे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे इनके जो एसेंट है वो बहुत ज्यादा इंग्लिश मीडियम वाला नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कैसे उन बच्चों ने अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करके एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। ये ओजांकियंस हैं। और ये जब बच्चे आए थे तो ये घबराते थे, ये बहुत अच्छे से बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज इन्होंने 6-7 महीने के अंदर अपने आप को इतना ज्यादा इंप्रूव किया है कि वो सिर्फ खुद नहीं पढ़ रहे हैं, उनके आप नोट्स देखेंगे एक से एक बेहतरीन नोट्स बना रहे हैं, वो दूसरों को भी प्रेरित और शिक्षित करने की उन्होंने जिम्मेदारी ले ली। यही तो ओजांकियंस हैं, यही तो मशाले हैं, यही तो क्रिएटिविटी है। आखिर हमें सिविल सेवा में करना क्या है? हमें अपने कामों से लोगों को प्रेरित करना है ताकि लोग समाज की मुख्य धारा में आ जाएं और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो। अगर आज एक ओजांक अपने 10
बच्चों को या 100 बच्चों को पढ़ा रहा और 100 बच्चों में से कई बच्चे जो है वो दूसरों को पढ़ा रहे, तो ये मशाल तो आगे बढ़ गई है। और आप सोचिए कि उन बच्चों का कॉन्फिडेंस देखिए कि एक बच्ची, उसको जो है एक्सीडेंट हो चुका है, पैरों में रॉड पड़ चुकी है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो बच्ची इतनी हिम्मत करके वीडियोस बना बना के जो है वो दूसरों को दे रही है, यूट्यूब चैनल चला रही है कि आप भी शिक्षित हो, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया है, आप भी इसके साथ जुड़िए। अब आप देखिए कि ये चीजें जो है वो कहां है। ठीक है, ये चीजें कहां है, मैं ग्रुप पे इसको दोबारा शेयर कर दूंगा। आप सभी जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्यादातर बच्चे मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं, तो उन सबको मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगा। जैसे अभी जो है क्लास के बच्चे कह रहे हैं यस, जो है वो उन्होंने शेयर किया है, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। आज कोरा पे आर्टिकल लिख रहे हैं, तो मैं सारे आर्टिकल भी आपसे शेयर कर दूंगा, आप उसमें जाइए, पढ़िए। तो इस तरीके से जो है वो आपको पता चलेगा कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। यही चीज जो होती है, जब आप लेवल टू लेवल चलते हैं तो उनको पता होता है कि हम कैसे सीख रहे हैं। सो दिस इज अवर कॉन्सेप्टर बैच। आपने पूछा ना कॉन्सेप्टर बैच क्या है, तो कॉन्सेप्टर बैच हमारा यही है। और इसमें जो आपकी पर्सनालिटी निखर कर सामने आती है वो एक अलग ही लेवल पर होती है, और वही पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी और किसे कहते हैं, ऐसा थोड़े ना सींग निकल आएंगी, ठीक है, नहीं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि आज आप सिर्फ आर्टिकल लिख नहीं रहे हैं, आप आर्टिकल की वीडियो भी बना रहे हैं, आप वीडियो बनाकर दूसरों को प्रेषित भी कर रहे हैं, पब्लिश भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बहुत ही अलग लेवल पे एक जागरूकता प्राप्त होती है।